Hello and welcome students to the online classes of Control Technology. So today's topic is state space analysis and its lecture number 3. Sorry, I have written over here lecture number 11, but it's actually lecture number 3. So sorry for that. So we are going to study state space analysis in today's lecture. So first we are going to discuss its definitions and then its advantages. So state space analysis is actually a mathematical model of a physical system as a set of input, output and state variables related by फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें एक्चुअली होता इस तरह है कि हमारे पास कोई भी सिस्टम हो, ठीक है, तो उसको हम मॉडल करेंगे एक मैथमेटिकल इक्वेशंस के थ्रू, ठीक है। हाउ टू मॉडल अ सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ अ मैथमेटिकल इक्वेशंस, तो आप लोगों ने ओहम्स लॉ स्टडी की होगी। तो ओहम्स लॉ को हम मैथमेटिक्स में फिर सिंपली इस तरह लिखते हैं कि V इज़ इक्वल टू I into R. So this is actually a mathematical model of an Ohm's law, or we can say it's a mathematical form of a resistor, ठीक है। So similarly स्टेट स्पेस एनालिसिस भी हमारे पास क्या है, हमारे पास कंट्रोल सिस्टम में जो भी सिस्टम होता है उसको हम स्टेट स्पेस एनालिसिस के थ्रू एनालाइज करते हैं, ठीक है। सो एक्चुअली स्टेट स्पेस एनालिसिस होता क्या है, ये एक्चुअली अ मैथमेटिकल मॉडल है ऑफ अ फिज़िकल सिस्टम। फिज़िकल सिस्टम का मतलब ये है कि एक ऐसा सिस्टम जो हम फिज़िकली रियल वर्ल्ड में यूज़ करते हैं। एंड इट्स कंपोज ऑफ इनपुट। इनपुट का मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी सिस्टम होगा उसको हम इनपुट देंगे, ठीक है। उसी इनपुट से रिलेटेड वो क्या करेगा, हमें आउटपुट देगा, ठीक है। और इन्हीं इनपुट और आउटपुट के बीच क्या होंगी, स्टेट वेरिएबल्स होंगी, ठीक है। स्टेट वेरिएबल्स एक्चुअली होता क्या है, स्टेट का मतलब ये है कि अभी जो सिस्टम को हम इनपुट दे रहे हैं वो कौन से कंडीशन में है, कौन से स्टेट में है, ठीक है। तो उसको हम जो वेरिएबल्स यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। एंड ऑल दीज आर रिलेटेड बाय फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, and we have already studied what are actually differential equations in the previous lectures. So इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे स्टेट स्पेस एनालिसिस में, हम एक सिस्टम को, एक फिज़िकल सिस्टम को मॉडल करेंगे, एक मैथमेटिकल मॉडल उसके लिए लिखेंगे और किस चीज़ के थ्रू लिखेंगे, उसमें इन्वॉल्व होंगी इनपुट्स, आउटपुट्स और हमारे पास क्या इन्वॉल्व होंगी, स्टेट वेरिएबल्स, एंड ऑल दीज आर रिलेटेड थ्रू डिफरेंशियल इक्वेशंस। So this is actually the definition of a state space analysis. अब हमारे अब हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट्स एक्चुअली अ स्टेट। स्टेट का मतलब ये है कि हमारे पास जो सिस्टम है उसकी हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री मीन्स कि उसकी जो प्रीवियस कंडीशन है वो क्या है, और अब हम जब उसको एक नया इनपुट देंगे तो उसी इनपुट का जो प्रीवियस स्टेट है उस पर क्या वो असर होगा और उसी से रिलेटेड हमें आउटपुट क्या देगा। सो द स्टेट कैन बी डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ अ डायनेमिकल सिस्टम इज अ मिनिमल सेट ऑफ वेरिएबल्स एंड द नॉलेज ऑफ दीज वेरिएबल्स एट टी इज इक्वल टू टी नॉट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो कोई भी डायनामिक सिस्टम होता है जिसकी आउटपुट चेंज होती रहती है, ठीक है, उसके रिलेटेड हमारे पास एक मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। एंड नॉलेज ऑफ दीज वेरिएबल्स एट टी इज इक्वल टू टी नॉट। इसका मतलब है कि टी नॉट पे वो जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू क्या है, ठीक है, और इनपुट्स क्या है। इनपुट्स इसे टी नॉट से ग्रेटर टी के लिए इनपुट्स क्या है, ठीक है। एंड with input for t is greater than or equal to t naught completely determines the behavior of the system for any time t. For example इसको हम tf कहते हैं। tf means final time, यहाँ पे हम final time को डिनोट कर लेते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास t naught पे जो स्टेट वेरिएबल्स हैं उनकी क्या वैल्यू है, ठीक है, और t naught से जो ग्रेटर टाइम है, ठीक है, उनके लिए हमारे इनपुट्स क्या है। तो
इन दोनों को मिला के हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी टी एफ पे सिस्टम की आउटपुट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। दिस दिस इज एक्चुअली कॉल्ड अ स्टेट, और सिंपली हम इस तरह कह सकते हैं कि इट्स अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स which summarizes the history of a system in order to predict the future value। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू हमें क्या बताते हैं, हमें सिस्टम की हिस्ट्री बताते हैं कि प्रीवियसली इसका जो स्टेट है वो इस तरह है, और नेक्स्ट जो फाइनल टाइम है उसके लिए वो। सो दिस इज़ एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट, कि हमारे पास T0 पे जो स्टेट वेरिएबल्स हैं उसकी वैल्यू हमें पता हो, और T0 से ग्रेटर देन अप टू T तक हमारे पास जो इनपुट है उनकी वैल्यू हमें पता हो, तो उनसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द सिस्टम एट फाइनल टाइम। सो व्हाट शुड बी द आउटपुट फॉर अ स्पेसिफिक गिवन इनपुट। एक्चुअली ये स्टेट जो है ये हमें ये बताता है कि एट अ स्पेसिफिक इनपुट पे हमारे पास जो आउटपुट है वो क्या होगी एक ख़ास टाइम पे। सो नाउ another टॉपिक इज़ स्टेट वेरिएबल, ठीक है। दीज आर एक्चुअली द टर्म्स ऑफ state space analysis, state and state variables and state vector and state space. These are actually the terminologies, or we can say the terms of state space analysis. So we have started the definition of all these terms. So state variables, the smallest set of variables that determines the dynamic or behavior of the system. Actually state variables वो variables होते हैं, smallest set of variables होते हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि what should be the behavior or dynamic of a control system. For example, overall state of the circuit is determined by the current flowing through inductor voltage across capacitor. अब for example हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, फॉर एग्जांपल आरसी सर्किट है और आरएलसी सर्किट है। सो हमारे पास जो ओवरऑल सर्किट का जो बिहेवियर होगा, जो आउटपुट होगा, वो डिपेंड करेगा करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर पे डिपेंड करेगा। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये x1 ऑफ टी, x2 ऑफ टी, x3 ऑफ टी एंड xn ऑफ टी, ये हमारे पास क्या है, सिस्टम स्टेट वेरिएबल्स हैं। सो जिस तरह हमने थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे पास क्या होगा, T0 पे हमारे पास जो स्टेट वेरिएबल्स है उनकी वैल्यूज़ होंगी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होंगी, ये हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स हैं, तो x1 T0 ये हमारे पास इसी वेरिएबल का T0 पे वैल्यू होगा। सिमिलरली x2 T0, x3 T0 एंड xn T0 ये हमारे पास वैल्यूज़ है इन सारी स्टेट वेरिएबल्स के कौन से टाइम पे, T0 टाइम पे, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, ये एक्चुअली हमारे पास है इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम्स हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास इनपुट की वैल्यूज़ होनी चाहिए फॉर t इज़ ग्रेटर देन T0। सो दीज आर एक्चुअली इनपुट्स फॉर t इज़ ग्रेटर देन T0, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, T0 है, ठीक है। सो overall these initial state of the system and inputs for t is greater than T0 actually determines state of the सिस्टम। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जब स्टेट वेरिएबल्स की जो T0 पे वैल्यूज़ है वो अगर हमें पता हो और साथ में हमारे पास इनपुट्स की वैल्यूज़ का पता हो, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू और वी कैन से बिहेवियर और डायनामिक ऑफ द सिस्टम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ अनदर टर्म इज़ स्टेट वेक्टर। स्टेट वेक्टर जिस तरह हम लीनियर अलजेब्रा में या मैथमेटिक्स में पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट्स एक्चुअली अ वेक्टर एंड मैट्रिक्स एंड स्केलर। सो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्टेट वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो हो, तो उसको हम कहते हैं स्टेट वेक्टर। इट्स अ वेक्टर दैट कंटेन्स स्टेट वेरिएबल्स एज एलिमेंट्स। ये हमारे पास एक ऐसा वेक्टर होता है जिसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। State space. It's actually an n-dimensional space whose coordinate axis consists of x1 axis, x2 axis and xn axis। ये हमारे पास इस तरह है कि फॉर एग्जांपल जो हमारे पास
एक ऐसा स्पेस होता है जिसमें हमारे पास मल्टी डायमेंशंस होते हैं, जिस तरह यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि इन डायमेंशंस हैं, ठीक है। और इसी डायमेंशनल स्पेस में जो हर एक एक्सिस होता है वो किस चीज़ को डिनोट करता है, एक स्टेट वेरिएबल को डिनोट करता है। सो इन स्टेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। जिस तरह कोई भी स्टेट हो इसको हम किस चीज़ के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं, स्टेट वेरिएबल्स के थ्रू। एंड सो ईच एक्सेस डिनोट अ स्टेट वेरिएबल, ठीक है। और हर एक जो एक्सेस है वो क्या डिनोट करता है, एक स्टेट वेरिएबल। एंड ऑल दीज कंबाइंड टू फॉर्म अ स्टेट स्पेस। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास x1 वेरिएबल है, स्टेट वेरिएबल है, ये हमारे पास x2 स्टेट वेरिएबल है, और ये हमारे पास x3 स्टेट वेरिएबल है। हर एक स्टेट वेरिएबल की अपनी वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये एक 3 डायमेंशनल स्टेट स्पेस बन गई, ठीक है। और ये हमारे पास एक पॉइंट है जो कि बन जाता है x1 की भी कोई वैल्यू होगी, इसी तरह x2 की भी कोई वैल्यू होगी, और इसी तरह x3 की भी कोई वैल्यू होगी। तो इन दोनों को कंबाइन करके हमें क्या मिल रहा है, इसी स्पेस में एक पॉइंट मिल रहा है। सो ये हमारे पास इन तीनों की जो वैल्यूज़ है x1 x2 x3, एंड ये हमारे पास एक स्टेट है एट एनी टाइम t, और इसे स्टेट को हमने डिनोट किया है ए से, ठीक है। सो इन स्टेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट इन द स्टेट स्पेस। इसी तरह हमारे पास अगर 4 डायमेंशनल होगा तो यहाँ पे हमारे पास x4 आ जाएगा। अगर हमारे पास n डायमेंशनल स्पेस है तो यहाँ पे जो वैल्यूज है वो कहाँ तक रन करेगी, xn तक रन करेगी। तो इसका मतलब ये है कि हम स्पेस में कोई भी स्टेट को किस चीज़ से डिनोट कर सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल या इन डायमेंशनल जो एक्सेसेस होते हैं उनके थ्रू हम डिनोट या डिफाइन कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दीज आर एक्चुअली द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टेट स्पेस एनालिसिस। एनालिसिस इज़ डन बाय कंसिडरिंग इनिशियल कंडीशंस। इसमें यह है कि इसमें जो हमारे पास एनालिसिस होता है वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल कंडीशंस की बेस पे होता है, ठीक है। मोर एक्यूरेट देन ट्रांसफ़र फंक्शन। और ये जो टेक्निक है ट्रांसफ़र फंक्शन के थ्रू जो हम आउटपुट फाइंड आउट करते हैं उससे ये मोर एक्यूरेट होता है, ठीक है। एनालिसिस कैन बी डन फॉर मल्टी इनपुट एंड मल्टी आउटपुट सिस्टम्स क्वाइट ईजीली। गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट कंट्रोलेबिलिटी। ये हमारे पास कंट्रोलेबिलिटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है। एंड नाउ व्हाट्स एक्चुअली कंट्रोलेबिलिटी, सो वी विल डिस्कस कंट्रोलेबिलिटी वेदर इन द अपकमिंग लेक्चर और इन दिस लेक्चर। इट्स एप्लीकेबल टू ऑल डायनामिक सिस्टम्स। ये हमारे पास जो सारे डायनामिक सिस्टम्स होते हैं उनको हम अप्लाई कर सकते हैं। एंड व्हाट आर एक्चुअली द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टेट स्पेस एनालिसिस। इट्स एक्चुअली अ कम्प्लेक्स टेक्निक। इसमें जो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है वो काफ़ी कम्प्लेक्स होता है। एंड मेनी कंप्यूटेशंस आर रिक्वायर्ड, सो इट्स एक्चुअली अ टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक। So now another topic is state model. It's actually the output and state equations are collectively known as state model. हमारे पास जो स्टेट इक्वेशंस होती हैं और आउटपुट इक्वेशंस होती हैं, इन दोनों का हम जब कंबाइन करते हैं तो हमें क्या देता है, स्टेट मॉडल ऑफ अ सिस्टम दे देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक माइमो सिस्टम है। माइमो का मतलब है कि मल्टीपल इनपुट्स होते हैं और मल्टीपल आउटपुट होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 इनपुट्स है और 2 इनपुट्स है और 2 आउटपुट हैं। और ये हमारे पास क्या है, जो सिस्टम के जो स्टेट्स हैं वो है x1t एंड x2t। आउटपुट हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड बाय y1 ऑफ t एंड y2 ऑफ t। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इनपुट्स है u1 ऑफ t एंड u2 ऑफ t। सो आउटपुट इक्वेशंस को किस तरह लिखा जाता है, आउटपुट इक्वेशन का मतलब ये है कि जो हमारे पास आउटपुट की वैल्यूज़ है वो हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। सो आउटपुट की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो उसमें रोल होगा, इनपुट का भी रोल होगा और जो स्टेट कंडीशंस हैं उनका भी रोल होगा। सो हमारे पास जो y1 ऑफ t है वो इक्वल होगा c11 x1 ऑफ t, ठीक है। ये हमारे पास कोएफिशिएंट्स हैं इन स्टेट इक्वेशंस की, ठीक है, इन स्टेट्स की। c1 ऑफ 2 ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कांस्टेंट्स हैं या कोएफिशिएंट्स हैं। और x1 ऑफ 2 एंड x2 ऑफ t दीज आर एक्चुअली द स्टेट्स ऑफ दिस सिस्टम। Similarly, d1 and d12 these are actually the coefficients or constants, while u1 of t and u2 of t these are actually the inputs to this system, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये जो 1 1 है, जो फर्स्ट 1 है, ये डिनोट कर रहा है कि हमारे पास कौन सा आउटपुट है। और ये जो 1 है ये एक्चुअली डिपेंड करता है इसी
ये जो हमारे पास स्टेट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टेट 1 है तो यहाँ पे 1 है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें x2t है, स्टेट नंबर 2 है तो यहाँ पे भी 2 आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पे इनपुट 1 है तो यहाँ पे भी 1 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे आउटपुट सॉरी यहाँ पे इनपुट 2 है तो यहाँ पे ये जो टर्म है ये भी 2 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो आउटपुट है ये इस पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन साथ में इस पे भी डिपेंड कर रहा है, और साथ में यहाँ पे भी 2 इनपुट्स है और यहाँ पे भी 2 स्टेट्स है। तो इसी तरह ये इक्वेशन बन रही है। सिमिलरली y2 ऑफ t इज इक्वल टू दिस होल इक्वेशन। ठीक है, सो इन दोनों को हम किस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये जो आउटपुट है इसको हम डिनोट करते हैं एक कॉलम वेक्टर के थ्रू, y1 ऑफ t एंड y2 ऑफ t। और नाउ जो C11 है, C12 है, C21 है और C22 है, इसको अब हम एक मैट्रिक्स में वो लिख सकते हैं, C112, C12, C21 एंड C22। सिमिलरली ये जो स्टेट्स है इनको हम कॉमन लेके एक वेक्टर बना लेंगे, कॉलम वेक्टर। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा और यहाँ पे हमारे पास वेक्टर बन जाएगा। ये जो मैट्रिक्स है इनको हम C पे रिप्लेस कर लेते हैं और ये जो मैट्रिक्स है उनको हम D पे रिप्लेस कर लेते हैं। और बाकी जो हमारे पास y ऑफ t है ये हमारे पास एक टाइम डिपेंडेंट बन जाएगा, और ये हमारे पास क्या है, सी एक्स ऑफ टी एंड प्लस डी यू ऑफ टी, ये हमारे पास भी मैट्रिक्स बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है इसको एक कैपिटल फॉर्म में लिखा है। सिमिलरली अब जो स्टेट इक्वेशंस है वो एक्चुअली बन जाते हैं किस चीज़ से, जो हमारे पास दो स्टेट्स होते हैं, ठीक है, या जो स्टेट वेरिएबल होते हैं उनकी अगर हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास बन जाता है x1 डॉट टी और x2 डॉट टी। तो हमारे पास उनकी इक्वेशंस ये है, ठीक है। सिमिलरली a11, a12, b11, b12 these are actually constants, while a21, a22, b21 एंड b22 these are actually constants। सो इसी तरह हम इसको यहाँ पे हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया, फिर इसको यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई किया है। सो दीज टू आर एक्चुअली द इक्वेशंस जो को हम कंबाइन करके क्या बनाते हैं, स्टेट मॉडल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज ऑफ द RLC सर्किट, it's having an input voltage Vi of t and the current flowing through the circuit is I of t। सो हमारे पास ये जो I of t है ये हमारे पास करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट है, और V नॉट ऑफ t हमने फाइंड आउट करना है जो कि इक्वल है VC ऑफ t, ठीक है। और ये हमारे पास दूसरा वेरिएबल है, स्टेट वेरिएबल। सो V नॉट ऑफ t इज इक्वल टू VC ऑफ t, ठीक है। सो बाय अप्लाइंग KVL थ्रू द लूप, यहाँ पे अगर हम KVL अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगा वो ये बन जाएगा। थ्रू मैनिपुलेशन अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है, और शिफ्टिंग वगैरह कर लेते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगा वो ये बन जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ I ऑफ t हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। सो द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर की इक्वेशन ये है। अगर यहाँ पे भी हम डेरिवेटिव ले लेते हैं तो डेरिवेटिव और इंटीग्रल ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, और y ऑफ t I ऑफ t और डिवाइडेड बाई c हमारे पास बाकी रह जाता है, और हमारे पास ये है डेरिवेटिव ऑफ VC ऑफ t। सो अब हमारे पास जो स्टेट वेरिएबल्स है वो है हमारे पास I ऑफ t एक स्टेट वेरिएबल है और VC ऑफ t दूसरा स्टेट वेरिएबल है, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ ऐसी वैल्यूज़ हैं जिस पर डिपेंड करेगा इसी सारे सर्किट का जो रिस्पांस है या जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने क्या किया है, एक स्टेट वेक्टर बना लिया है, ठीक है। जिस तरह हमने यहाँ पे एक स्टेट वेक्टर बनाया था x1 ऑफ t एंड x2 ऑफ t। सिमिलरली डिफरेंशियल स्टेट वेक्टर जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये जो है डिफरेंशियल स्टेट वेक्टर है, ठीक है। हमारे पास यह है डेरिवेटिव ऑफ I ऑफ t है और डेरिवेटिव ऑफ VC ऑफ t है। सो डेरिवेटिव जो हमारे पास ये है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, यहाँ पे अगर हम इसको देखें इसी इक्वेशन में, ठीक है, तो इस इक्वेशन में हमारे पास I ऑफ t किस चीज़ के इक्वल है, I ऑफ t के पास कौन सा इक्वेशन है, माइनस r/l है। तो हमने क्या किया है, माइनस r/l है, और I ऑफ t इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। सिमिलरली हमारे पास जो VC ऑफ t है इसका ये टर्म कौन सा है, -1/l। तो
तो यहाँ पे हमने क्या किया है, -1/L। सिमिलरली आई ऑफ टी हमारे पास यहाँ पे क्या है, आई ऑफ टी के साथ हमारे पास क्या है, 1/C है, तो हमने क्या लिखा है, 1/C लिखा है। इसी तरह अगर हम वी सी ऑफ टी को देखें यहाँ पे, तो वी सी ऑफ टी के साथ हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 0 लिखा है। ठीक है, सो प्लस वी आई ऑफ टी, अगर हम अब इसको देखें, वी आई ऑफ टी यहाँ पे अगर आप लोग देखें, यहाँ पे सॉरी ये है 1/L, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 1/L, और इस इक्वेशन में वी आई ऑफ टी हमारे पास 0 है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे 0 लिखा है। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास, ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगा, जो हमारे पास स्टेट इक्वेशन है वो ये बन जाएगा। ठीक है, सो इस तरह हमारे पास जो सारे इक्वेशन अगर हम इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं ना, ये जो इक्वेशन है इसको अगर हम कंपेयर कर लेते हैं इसके साथ, ठीक है, तो हमारे पास वो सॉर्ट ऑफ सेम ही बन जाती है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास दूसरा टर्म इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इनपुट एक ही है, जो कि हमारे पास है आई ऑफ टी, हमारे पास जो इनपुट है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें, अब जो आउटपुट है वो वी नॉट ऑफ टी के इक्वल है। ठीक है, और वी नॉट ऑफ टी देन इज इक्वल टू वी सी ऑफ टी, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन बन जाती है ना, वो इसी से हम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल 0 1 है और ये हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स है। ठीक है, तो हमारे पास ये आई ऑफ टी है और ये वी सी ऑफ टी है, इसको अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वी सी ऑफ टी बन जाएगा, जो कि हमारे पास बन जाएगा वाई के। एंड एज वी नो वाई हमारे पास आउटपुट है, और आउटपुट हमें पता है कि वो किस चीज़ के इक्वल है, वी सी ऑफ टी के इक्वल है। तो हमारे पास ये जो टर्म्स हैं ए बी, वो हमारे पास ये बन जाएंगी, ए और बी, और सी और डी ये है, जो हमारे पास यहाँ पे सी और डी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा टर्म है नहीं, तो डी बिल्कुल 0 ही आ जाएगा। सो दीज आर एक्चुअली हमारे पास क्या थी, दीज आर एक्चुअली हमारे पास आउटपुट इक्वेशंस एंड स्टेट इक्वेशंस। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। So the state transition matrix is defined as a matrix that satisfies the linear homogeneous state equation। हमारे पास जो linear homogeneous state equation है वो इक्वल है डेरिवेटिव ऑफ x ऑफ t इज इक्वल टू a x ऑफ t। x ऑफ t हमारे पास कोई स्टेट है और ये हमारे पास मैट्रिक्स है। So let pi of t be the n cross n matrix that represents the state transition matrix, then it must satisfy the equation 1। So d pi of t divided by dt हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, a pi of t। इस x of t की जगह हमने क्या पुट कर लिया, pi of t, जो कि हमारे पास है n cross n मैट्रिक्स है। Let x naught denote the initial state at t is equal to 0, then pi of t is also defined by the state by the matrix equation। अगर हमारे पास इनिशियल जो स्टेट है उसकी जगह अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें एट टी इज इक्वल टू 0 पे, तो एक्स ऑफ टी हमारे पास क्या बन जाएगा, पाई ऑफ टी इनटू एक्स ऑफ 0, विच इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस स्टेट इक्वेशन फॉर टी इज ग्रेटर देन 0। टेकिंग द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 वी हैव, अगर इसका हम क्या लेते हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। और इसको अगर हम मैनिपुलेट कर लेंगे, एक साइड पे लेके चले जाएंगे और कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x ऑफ s इज इक्वल टू s आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस a इनवर्स x ऑफ नॉट। ठीक है, तो फाइनल फिर हमारे पास अगर हम दोबारा से इनवर्स लेप्लास वो अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास x ऑफ t जो है वो बन जाएगा लेप्लास इनवर्स एंड दिस टर्म। सो दिस होल टर्म इज एक्चुअली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पाई ऑफ टी है। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर कर लेंगे, ठीक है, या इसके साथ कंपेयर कर लेंगे, तो पाई ऑफ टी विल बी इक्वल टू दिस टर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, दीज आर एक्चुअली द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। So now let's do an example that's related to state transition matrix.
सो डिटरमिन द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स। हमारे पास ये दिया है x1 डॉट x2 डॉट, ये एक वेक्टर है और साथ में ये एक मैट्रिक्स है। इस इट्स एक्चुअली एन इक्वेशन एंड दिस आल्सो एन इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशंस हैं? ये वही स्टेट इक्वेशंस है और आउटपुट इक्वेशंस हैं। ये हमारे पास यहाँ पे जो ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है और दूसरा ये इक्वेशन है, ठीक है। अगर इन दोनों को हम कंपेयर कर लें, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो 1 0 1 1 का जो मैट्रिक्स आ रहा है वो ए के इक्वल है और ये 1 1 जो है वो बी के इक्वल है। यहाँ पे जो ए और बी है, ठीक है, ए और बी यहाँ पे जो है। सिमिलरली आउटपुट जो इक्वेशन है वो है हमारे पास y ऑफ t दैट इज इक्वल टू 1 1। सो 1 1 हमारे पास c के इक्वल है, ठीक है। सो इससे अब हमने फाइंड करना क्या है? स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। सो अगर हम स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का जो फार्मूला है उसको अगर हम देखें तो इक्वल है पाई ऑफ टी इज इक्वल टू लेप्लास इनवर्स, और किस चीज़ के इक्वल है? एस आई माइनस ए इनवर्स। एस क्या है? ये हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म का वेरिएबल है। सो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लेंगे? एस आई फाइंड आउट कर लेंगे। आई इज़ एक्चुअली एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे 1 1 होता है। सो अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा क्या? यहाँ पे चूँकि 1 होता है और यहाँ पे भी 1 होता है और यहाँ पे 0 0 होता है, तो अगर हम इसको इस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बन जाएगा S 0 0 S। और फिर हमारे पास है माइनस ए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है एस आई माइनस ए, तो ए हमारे पास इस चीज़ के इक्वल है। यहाँ पे हम पुट कर लेंगे माइनस दिस, ये हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे एलिमेंट बाय एलिमेंट, तो हमारे पास बन जाएगा एस माइनस वन, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, एस माइनस 1 इज इक्वल टू एस माइनस 1, ये हमारे पास बन गए, ठीक है। अब इसका हमने क्या करना है? इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो एस आई माइनस ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एस आई माइनस ए एंड मॉड ऑफ एस आई माइनस ए। अब सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे? एडजॉइंट ऑफ एस आई माइनस ए। सो एडजॉइंट ऑफ एस आई माइनस ए का जो फार्मूला है वो हमारे पास ये है कि यहाँ पे जो टर्म्स है वो एक दूसरे का वो क्या चेंज कर लेंगे? लोकेशन चेंज कर लेंगे। मतलब है कि एस माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा और ये एस माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा, और ये दोनों जो है ये हमारे पास क्या चेंज कर लेंगे? साइन चेंज कर लेंगे। तो 0 के साथ माइनस, तो वो भी 0 बन जाएगा और ये जो माइनस है वो प्लस 1 बन जाएगा, और यहाँ पे एस माइनस 1 और यहाँ पे भी एस माइनस 1 बन जाएगा। सिमिलरली अब अगर हम मॉड ऑफ एस आई माइनस ए फाइंड करना चाहते हैं तो वो क्या बन जाएगा? एस माइनस 1 0 माइनस 1 एस माइनस 1, सो ए डी माइनस बी सी। तो एक्चुअली हमारे पास फार्मूला क्या है कि फार्मूला है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, ए डी माइनस बी सी, लेकिन बी हमारे पास 0 है तो बी सी 0 बन जाएगा और एस माइनस 1 इंटू एस माइनस 1 बन जाएगा, एस माइनस 1 स्क्वेयर बन जाएगा, ठीक है। तो एस माइनस 1 होल स्क्वेयर बन गए, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया? एस आई माइनस ए इनवर्स हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा? एडजॉइंट ऑफ दिस और मॉड ऑफ दिस। तो मॉड ऑफ दिस इस चीज़ के इक्वल है और एडजॉइंट इस चीज़ के इक्वल है। तो अब क्या हो जाएगा? इसको हम क्या कर लेंगे? ये जो टर्म है ये जो एलिमेंट बाय एलिमेंट डिवीजन कर लेंगे, तो एक यहाँ पे ये टर्म आ जाएगा, ये 0 बन जाएगा, और ये हमारे पास 1 बाई एस माइनस 1 होल स्क्वेयर और 1 बाई एस माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्या है? स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। इसका हम फिर क्या ले लेंगे? इन्वर्स लेप्लास, और इसका इन्वर्स लेप्लास हम क्या लेंगे? इसका इन्वर्स लेप्लास ले लेंगे। तो इसका जब हम इन्वर्स लेप्लास ले लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, और दिस इज़ एक्चुअली स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। इसको सोर्स फ्री रिस्पांस भी कहते हैं और नेचुरल रिस्पांस भी कहते हैं, जो कि हम आरएलसी सर्किट्स में आप लोग पढ़ चुके हैं कि सोर्स फ्री रिस्पांस क्या होता है और नेचुरल रिस्पांस क्या होता है। सो टिल नाउ this was enough, and see you in next lecture.